हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 5 अल्टरनेटर चैप्टर के जो नीमी पैटर्न है हमारा, उसके कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जो कि क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ITI सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हो गए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको उदाहरण सहित हल करूँगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें लिखा हुआ है, एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट EMF फेज इन आइडियल अल्टरनेटर। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है ABCD, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ। आइडियल अल्टरनेटर मतलब आइडियल अल्टरनेटर है हमारे पास। फ्रेंड्स, आइडियल अल्टरनेटर है हमारे पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आइडियल अल्टरनेटर होता है फ्रेंड्स, में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पिच फैक्टर होता है, जो इसका पिच फैक्टर होता है वो हमेशा इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। जो आइडियल अल्टरनेटर है हमारा, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पिच फैक्टर होता है वो हमेशा इकाई रहता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ जो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हमारा D है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें जो हमारा ये जो फार्मूला है, ठीक है, और जो C ऑप्शन है ये भी हमारा ठीक हो सकता था अगर इसकी जगह E बराबर है 2.22 थीटा FT/Z होता, तो यह भी ठीक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और T का मतलब होता है टर्न्स और Z का मतलब होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम C ऑप्शन को ठीक ना करके हम D ऑप्शन को ठीक करेंगे। अगर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर C ऑप्शन में हमारा ये पूरा इस प्रकार होता है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस प्रकार होता है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर C भी कर सकते थे, लेकिन ये इस प्रकार नहीं था, तो इसलिए Z नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसका जो राइट आंसर है वो करेंगे हम D, क्योंकि जो आइडियल अल्टरनेटर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का पिच फैक्टर हमेशा इकाई के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जनरेटर होता है, जो हमारा जनरेटर है वो AC हो या DC, ठीक है, जो हमारा जनरेटर हो AC हो या DC, वो हमारे फ्रेडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रेरित EMF हमेशा AC होता है। जो हमारा प्रेरित EMF होता है, जो हमारा प्रेरित EMF होता है वो हमेशा AC होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और EMF हमेशा चालक में ही उत्पन्न होता है। जो हमारा EMF होता है हमेशा चालक में ही उत्पन्न होता है, चालक में उत्पन्न होता है। इसलिए EMF की दिशा इसलिए EMF की दिशा चाहे वो मोटर होगी, चाहे DC मोटर होगी, DC जनरेटर होगा, ठीक है, चाहे अल्टरनेटर होगा, ठीक है, इन सब में एक ही नियम उपयोग होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस ऑप्शन का हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो हमारा 254 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, 254 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर हमें एक आकृति दिखाई गई है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, तो उसमें हमें एक आकृति दिखाई गई है। तो उसके जो ऑप्शन है स्टेटर, एक्साइटर, साइलेंट पोल रोटर, स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर। अगर फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका भी जो हमारा सी और डी ऑप्शन है इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें एक रोटर दिखाया गया है, जो ये वाला भाग है फ्रेंड्स ये हमारा रोटर है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये भाग दो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स हमें, जिस पे एरो लगा हुआ है, ये हमारे पोल हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पोल्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये भाग दिखाया गया। और अगर जो हमारा ये रोटर है, जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो अगर हमारा रोटर है अगर इस प्रकार होता, मतलब कि कहीं इस मतलब कहीं जो ये हमारी चीज़ रोटर बना हुआ, अगर इसकी लेंथ लंबाई ज़्यादा होती, इस आकृति में होता, ठीक है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होती तो फ्रेंड्स हम इसको स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर भी बोल सकते थे। इसकी लेंथ ज़्यादा होती तो हम इसको स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर भी बोल सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स जो इसकी लेंथ है, जैसे मैं इसको रब कर रहा हूँ, जो इसकी लेंथ है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, कम है। जो इसकी लेंथ है वो इसके बराबर ही है, जो इसकी लेंथ बड़ी नहीं है। तो जो इस प्रकार के जो रोटर होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे साइलेंट पोल रोटर होते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, साइलेंट पोल रोटर। तो इसमें जो लेंथ होगी वो इसकी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट पोल टाइप रोटर। इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 256 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो फ्रेंड इसमें हमारा जो अल्टरनेटर है फ्रेंड्स वो एक साधारण अल्टरनेटर है, मतलब अल्टरनेटर की ईएमएफ पूछी गई है हमसे। तो जो हमारा अल्टरनेटर है एक साधारण अल्टरनेटर है, ठीक है, साधारण प्रकार का अल्टरनेटर है फ्रेंड, ठीक है। अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका जो सही आंसर है, हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा C। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, E बराबर है 4.44 KPKD 5 FT, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा C। तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, E बराबर है 4.44 KPKD 5 FT, इसको हम इस तरह प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा C ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है वो 257 नंबर, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। अल्टरनेटरों को कैसे रेटेड किया जाता है, अल्टरनेटरों को कैसे रेटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको इसका उदाहरण सहित एग्जाम्पल भी दूंगा। हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, अल्टरनेटरों को कैसे रेटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स अल्टरनेटरों को केवीए में रेटेड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो केवीए में क्यों रेटेड किया जाता है, जो फ्रेंड्स हमारी केवीए होती है वो हमारी आभासी शक्ति होती है फ्रेंड्स, आभासी शक्ति होती है, क्योंकि इसका
पावर फैक्टर भार नहीं होता, यह पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, यह पावर फैक्टर पर भार नहीं होता, यह पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं होता, पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक शक्ति, इसलिए इसमें वास्तविक शक्ति में नहीं होता, इसलिए हमारा इसको केबीए में लेते हैं, मतलब जो अल्टरनेटर की क्या रेटिंग है वो हमारी केबीए में लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 258 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों को, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। इसके ऑप्शन है ABCD, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो मैं इसको पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारा इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा VNL माइनस VFL इंटू 100 VFL। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो इसका मतलब है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इंटू 100, ये इसका पूरा फॉर्मूला बना फ्रेंड्स। हम इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा बी हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 259। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि आपने इसको ज्ञात कैसे करना है। आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा और आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो इसमें पूछा फ्रेंड्स हमसे, व्हाट इज़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन एट 1000 RPM। 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है 50 Hz। तो आप इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि इसको निकालेंगे आप कैसे। तो फ्रेंड्स हमारा जो फार्मूला है F बराबर है PN/120। आप इसको फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करें और जो आपका राइट आंसर आएगा फ्रेंड वो आएगा आपका 50 Hz। इसका जो राइट आंसर आएंगे आप फ्रेंड्स इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार चेक कर लेना फ्रेंड्स, और अपना फार्मूला लगाना है आपने और आप इसको चेक कर सकते हैं। उसका राइट आंसर आएगा 50 Hz। उसके बाद फ्रेंड्स यही क्वेश्चन दोबारा हमारा 260 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार का है। इसका भी मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है और आपका भी राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 Hz। तो 50 Hz की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले के एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 3000 RPM। तो किस प्रकार आया, इसका जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो है N बराबर है F इंटू 120 बटा पोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस फार्मूले को लगाओगे तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका 3000 RPM, जो इसका राइट आंसर है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये बार बार पूछा जा रहा है, 261 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द लैम्प बिकम डार्क इन डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर। तो फ्रेंड्स अगर इसने हमारे से डार्क लैम्प के बारे में पूछा है, तो फ्रेंड्स डार्क लैम्प में हमारा तो दो सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है हमारा ग्रेड सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है ग्रेड सिस्टम, एक होता है हमारा जनरेशन सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। जो ग्रेड सिस्टम वह सिस्टम होता है फ्रेंड्स, ग्रेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कि हमारी पहले से ही सप्लाई होती है। और जनरेशन सिस्टम वो होता है हमारा जहां हमारी सप्लाई आने वाली है, जहां पर हमारी सप्लाई आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो ग्रेड सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम रनिंग मशीन, और ग्रेड सिस्टम को बोलते हैं हम रनिंग मशीन। और जो जनरेशन सिस्टम होता है हमारा उसको बोलते हैं हम इनकमिंग मशीन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम इनकमिंग मशीन। अब ये किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो हमने इन दोनों के समान फेज में है, समान फेज में जुड़ा हुआ है या जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब दोनों समान फेज आपस में श्योर हो गया कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हमें श्योर हो गया कि वे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं, तो हमारा लैंप, मतलब हमें श्योर हो गया कि हमारा लैंप दोनों फेज आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे इस प्रकार, जैसे कि हमारा यहाँ से भी आर आ रहा है, ये हमारा लैंप है, और इस तरफ से भी हमारा आर फेज आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें श्योर हो गया कि हमारे दोनों तरफ से आर फेज आ रहा है, मतलब दोनों समान फेज हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा लैंप है वो हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो जो हमारा लैंप है फ्रेंड, जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि दोनों तरफ से इसको क्या मिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से इसको आर फेज मिल रहा है, जिसके कारण ये ग्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी होती है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, इसलिए हमारा लैंप ग्लो नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर यही विधि ब्राइट लैंप मेथड में होती, अगर हमारी ब्राइट लैंप मेथड में होती, तो हमारा उस विधि में हमारा लैंप क्या करता, प्रकाशित करता, उसमें हमारा लैंप प्रकाशित करता, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस प्रकार हमारा लैंप क्या करता, प्रकाशित करता। जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हमारा है सी ऑप्शन, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल।
इस प्रकार मैंने आपको यहाँ बताया वोल्टेज फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। तो 256 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सॉरी 261 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्या राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 262 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बात 262 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्टेड compensated demagnetising effect due to armature reaction in an alternator। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। जो अल्टरनेटर होता है हमारा फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटर होता है उसमें प्रकार आर्मेचर की प्रक्रिया, तीन प्रकार से होती है। तो फर्स्ट होती है फ्रेंड्स हमारी डीमैग्नेटाइजिंग, जो उसकी हमसे पूछी गई है। फर्स्ट आ गई हमारी डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, सेकंड है हमारे पास फ्रेंड मैग्नेटाइजिंग। और थर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स क्रॉस डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हम करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग क्या होता है, मतलब जो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स जो डीमैग्नेटाइज होता है हमारा, जैसे कि मान लो ये हमारा डीमैग्नेटाइज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फील्ड की धारा में वृद्धि करके हम फील्ड एक्सटेंशन, जो हमारी फील्ड एक्सटेंशन होती है फ्रेंड, फील्ड एक्सटेंशन को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, फील्ड एक्सटेंशन को हम इंक्रीज करेंगे और उसमें करंट का बहाव होगा। ठीक है, उसमें करंट में वृद्धि होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके कारण करंट के इंक्रीजिंग होगा, करंट हमारा बढ़ेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, वो हम कम हो जाता है। तो हमारा डीमैग्नेटाइज क्या हो जाता है, इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हमारा सी ऑप्शन, इंक्रीजिंग फील्ड एक्सटेंशन करंट। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फील्ड की धारा में वृद्धि करके हम फील्ड एक्सटेंशन इंक्रीजिंग, उसमें करंट में वृद्धि होगी, तो जिसके कारण हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग भार के पावर फैक्टर पर ही निर्भर करता है। जो हमारा अल्टरनेटर है, फ्रेंड्स, वो अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा
262 नंबर का सी, इंक्रीजिंग फील्ड एक्सटेंशन करंट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम राइट आंसर है सी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।